आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो ये चैप्टर भी हम जस्ट लाइक जैसे हमने जो सरफेस केमिस्ट्री था वो वन शॉट में कंप्लीट किया था, वैसे इसको भी कंप्लीट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स सबसे पहले है क्या? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। केमिकल काइनेटिक्स में किसके बारे में स्टडी करते हैं? सबसे पहली बात तो रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं ना, मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शंस प्रोसीड, रिएक्शंस के मैकेनिज्म क्या है ना, ये स्टडी करते हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इन चीज़ों के बारे में जो है वो स्टडी की जाती है किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम जो है जो रिएक्शन रेट्स हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये है चैप्टर की इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स की। राइट, अब देखते हैं यहाँ पे हम, अब आता है आपके सिलेबस में जैसे टॉपिक है रेट ऑफ ए रिएक्शन। सबसे पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस का वो है रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। देखिए, जो आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है ना, बस ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, नोट करिए। रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, दैट्स इट। ठीक है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो क्या होता है? दैट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है वो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसको मान लीजिए आप डेल्टा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन आपका क्या होगा? डेल्टा टी होगा, है ना। सो यहाँ पर जो डेल्टा सी है वो क्या होगा आपका? दैट इज अ चेंज इन द कंसंट्रेशन इन ए स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी। यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन, मान लीजिए कोई स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, उसमें जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, चाहे वो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए आपका रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे बताएंगे? जो भी कंसंट्रेशन में चेंज आया, क्योंकि आपको पता है कि क्या होगा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होते हैं कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? कंज्यूम होते हैं, है ना। रिएक्टेंट्स आपके कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वहां पे हो जाती है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन इज यूज्ड व्हेन वी रेफर फॉर द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। पॉजिटिव साइन हम यहाँ पे कब लगाते हैं? जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की। ठीक है, नेगेटिव साइन हम कब लगाएंगे? जब हम बात कर रहे होंगे, यहाँ पे जैसे लिखा है ना प्लस माइनस, तो ये क्यों लिखा है? रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से बता दिया, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन को डेल्टा सी से बता दिया, टाइम टेकन जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइक स्मॉल टाइम इंटरवल दैट इज वो डेल्टा टी, है ना। तो क्या होता है कि आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके कंज्यूम होते हैं ना। आर से पी बना, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया, तो रिएक्टेंट हमारे कंज्यूम होंगे। तो मतलब जो चीज कंज्यूम हो रही है, जिसकी कंसंट्रेशन घट रही है, उसके लिए कैसा साइन आएगा? नेगेटिव में आएगा, है ना। और प्रोडक्ट जो है वो बनता है ना, तो मतलब उसके लिए पॉजिटिव में लिखेंगे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रही है ना, जबकि रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं? कंज्यूम, तो इसलिए नेगेटिव लिखेंगे। अब जैसे ये आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, जैसे ये ग्राफ आपको बताया गया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर आपको शो किए गए हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं रिएक्टेंट जो है वो क्या करेगा? रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, है ना। ये नीचे की तरफ जा रहा है, देखो रिएक्टेंट आपका कंज्यूम हो जाता है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये ऊपर की तरफ इसका कर्व जा रहा है प्रोडक्ट का, यू कैन क्लियरली सी हियर। अगर हम किसी गैसियस रिएक्शन के लिए बात करें तो जो आर होगा दैट इज योर रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। मतलब यहाँ पर ये जो P होगा ये क्या होगा? दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया डेफिनेशन में ऑलरेडी
रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे तो आपके कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, चाहे प्रेशर में चेंज आ रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। तो अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसमें हम बोलेंगे लाइक प्रेशर की कंसंट्रेशन में चेंज, तो वहां पे हम डेल्टा पी से बताएंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारा यहाँ पे क्या होगा, दैट इज अवर टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको यूनिट्स लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, प्रेशर टाइम इनवर्स के हिसाब से आ जाएगा ना, ये प्रेशर टाइम इनवर्स के हिसाब से। अच्छा, अब सिलेबस में टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन के बाद, क्योंकि ब्रैकेट में दो चीजें दी गई हैं, दो टाइप के रेट, एक तो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन ओवर ए सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है हमारा, जो भी रेट ऑफ द रिएक्शन होता है आपका, ठीक है, जो भी रेट ऑफ द रिएक्शन होता है ओवर ए सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप किसी भी मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम में अगर बात करते हैं किसकी, रेट ऑफ द रिएक्शन की, तो उसको हम बोल देते हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये मेन बात है। जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, आपको दिखाया गया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको आप RAV से बताएंगे, RAV से बताएंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू, जो कि आपका किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कंसंट्रेशन किसकी लिखेंगे, रिएक्टेंट्स की, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट। तो मतलब रिएक्टेंट मैंने आपको जैसे पहले बताया, रिएक्शन में क्या होता है, आपके रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ बताया गया है, तो रिएक्टेंट का ऐसे नीचे की तरफ कर्व जा रहा है, रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट आपका बनता है, राइट। तो यहाँ पर ये R की कंसंट्रेशन है, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बता रहे हैं, तो यानी कि कंसंट्रेशन हम शो कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाता है, विच इज इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है, बाय डेल्टा टी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में पॉजिटिव साइन लगेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कैसा साइन लगेगा, पॉजिटिव साइन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और उसमें नेगेटिव रीजन आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक आपके सिलेबस में टॉपिक है, देखिए ये तो मैंने आपको तरीका बताया, अगर आपको एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है ना, तो वो आप किस हिसाब से लिखेंगे वो आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन लिखना है, इफ वी हैव टू राइट डाउन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन, तो इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये क्या होता है, द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक तो बात थी आपकी कि आप बोल रहे थे मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम में, है ना, तो वो तो आपने बोल दिया क्या, एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, पूरे रिएक्शन के दौरान, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। जैसे रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको यहाँ पर R इंस्टेंटेनियस लिखना है, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन लिखना है, सो विच इज इक्वल टू, अब देखिए जब मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम एवरेज रेट लिख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस डेल्टा R है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T, इस तरीके से ये नेगेटिव साइन में यहाँ पे आता है। और जब हम लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट, तो यहाँ पे आपको d/dt की फॉर्म में लिखना है, बस इतना सा फर्क है इसमें हम सीधा लिख रहे हैं डेल्टा R, है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T। लेकिन जब हम लिखते हैं, ये ध्यान रखना है, जब आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें जो है हम d/dt की टर्म में लिखते हैं, बस इतना सा फर्क है। सो माइनस d/dt, ठीक है, ये R हो गया आपका, और यहाँ पर प्लस d/dt, ये आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, मतलब dR/dt यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और dP/dt यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन वर्सेस जो है वो टाइम बताया गया है,
ठीक है। अब यहाँ पर आप जरा ग्राफ को देखना, यहाँ पे जैसे आपको टाइम बता दिए गए कि आप ना सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक टाइम हमने ले लिया T1, एक ले लिया T2, इस तरीके से इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। जबकि इंस्टेंटेनियस में हमने क्या लिया, हम जो है बात कर रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये आपको T बताया गया है, इंस्टेंटेनियस रेट जो हम लिखते हैं d/dt की टर्म में, राइट। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। याद रखिएगा हमेशा ये पॉजिटिव होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था उसमें, जो हम नेगेटिव साइन लिख रहे थे, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, आपको बताया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो चेंज आता है, डिक्रीज जो होता है बेसिकली, है ना, उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती हैं। तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है आपकी, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, है ना। टाइम हम सेकंड्स में लेते हैं तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या बन जाती है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अगर मिनट में टाइम ले रहे हैं तो मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। आवर में ले रहे हैं तो मोल, लीटर इनवर्स, आवर इनवर्स। तो अब आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है आपका, वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं मोल, लीटर इनवर्स में, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था, टाइम टेकन। टाइम अगर आप सेकंड में ले रहे हैं तो यूनिट्स क्या बन जाएगी, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला गया है, कोई आपके पास कैटालिटिक रिएक्शन है दैट इज इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। ये हेबर्स प्रोसेस है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अमोनिया वॉज मेजर्ड एज द, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आपके पास गिवन है वैल्यू 2.5 into 10⁻⁴। सो इस क्वेश्चन में कैटालिटिक रिएक्शन की बात हो रही है इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द हेबर्स प्रोसेस, ये आपको गिवन है। द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द अमोनिया वाज मेजर्ड एज द, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आपको गिवन है, ठीक है। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 विल बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 विल बी। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए एक बार ये आपको गिवन था रिएक्शन, है ना, ये होता है हमारा हेबर्स प्रोसेस। तो रेट को कैसे लिखते हैं हम, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जरा देखना, जैसे देखो इस पॉइंट को देखना, हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ द स्टायोकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास है ना, A + B विल गिव यू P + Q, ऐसा कोई रिएक्शन है, A + B विल गिव यू P + Q, ठीक है। यहाँ पर जो स्टायोकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स हैं वो मान लीजिए M1 और M2 हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसे है, लाइक यहाँ पर M जो है कोई कॉफिशिएंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2A + 3B विल गिव यू, ऐसे कुछ है, विल गिव यू एनी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 और 3 है, ये क्या आ गए, यहाँ पे स्टायोकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स आ गए, है ना। तो अगर आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है इनकी टर्म में, तो कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए, देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंज्यूम होते हैं, रिएक्टेंट्स खर्च हो रहे हैं, तभी तो आगे कोई चीज मिलेगी, तभी तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अगर आपको लिखना है, अब देखिए यहाँ पर डिसअपीयरेंस का रेट किस में आएगा, ए और बी में, है ना, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, राइट। रेट ऑफ अपीयरेंस हम किस में बात करेंगे, इसमें इस केस में P और Q की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि P और Q आपके प्रोडक्ट हैं जो कि आपके बनेंगे,
जबकि रिएक्टेंट आपका कंज्यूम होगा। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या आ जाएगा? अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो है क्या करना है, यहां पर अगर आपको रेट लिखना है ना, तो आप नेगेटिव में लिखेंगे रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट आपका कंज्यूम हो जाता है ना। ये देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन लिखने का यही वे बताया है ना, माइनस डी बाई डी टी की टर्म में लिखते हैं, और ये अगर रिएक्टेंट है तो यहाँ पर नेगेटिव में, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव में, क्योंकि प्रोडक्ट आपका बनता है जबकि रिएक्टेंट आपके खर्च हो रहे हैं। तो रिएक्टेंट खर्च हो रहे हैं तो वही आपका यहाँ पर नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है, राइट। तो देखिए वैसे ही लिखा ना मैंने, डी बाई डी टी जो आपको वे बताया, डी बाई डी टी है ना, नेगेटिव साइन लगेगा, बता दिया क्यों लगेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर भी अगर मुझे यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस ए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? वैसे लिखूंगी माइनस डी बाई डी टी की टर्म में, राइट। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये लिख दिया, रिएक्टेंट क्या है? ए। अब अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखना है तो उसी प्रकार से लिखेंगे, माइनस यहाँ पर है ना, नेगेटिव साइन लगेगा, डी बाई डी टी किसकी कंसंट्रेशन? बी की कंसंट्रेशन लिख दी। अब पी और क्यू क्या हो रहा है? मेरा अपीयर हो रहा है ना, तो ये लिखना है, तो डीपी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पर पी का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है, राइट। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्यू लिखना है तो डी बाई डी टी, और यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन? क्यू का कंसंट्रेशन जो कि प्रोडक्ट है, ऐसे हम लिखते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ओवरऑल रेट लिखना है रिएक्शन का, अगर आपको यहाँ पे ओवरऑल रेट लिखना है रिएक्शन तो हम कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, ये जो सारे के सारे थे ना आपके, जैसे कि मतलब ना यहाँ पर हम 1 की टर्म में लिखते हैं, मतलब ओवरऑल रेट अगर आपको लिखना है ना तो 1 की टर्म में लिखते हैं। यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि जो भी आपके कॉफिशिएंट्स हैं, जैसे यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स क्या है? m1, m2, n1, n2, ये कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो इनकी टर्म में हम लिखते हैं, तो मीन्स हम क्या करेंगे? 1/m1, ठीक है। और बाकी जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए था वो आपके सामने है, उसको लिख देंगे, विच इज इक्वल टू दूसरा कॉफिशिएंट क्या था? m2, तो 1/m2, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी आपके सामने है ना, वो लिख दिया माइनस डी बी बाई डी टी, विच इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए पी का क्या कॉफिशिएंट था? n1, तो कैसे लिखेंगे? 1/n1 करके, है ना, dp बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका क्या था? स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट n2, तो 1/n2 करके, और यहाँ पर dq बाई dt, ऐसे हम लिखते हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम देख लेते हैं, अब आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा लिखना, ठीक है। तो देखिए रेट कैसे लिखेंगे? माइनस डी बाई डी टी, इस केस में है ना, रिएक्टेंट N2 विच इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, ठीक है, अपॉन 3 कर दो, या ऐसे कर दो, एक ही मतलब है, ऐसे भी कर सकते हैं, -1/3 डी H2 बाई डी टी, है ना, अपॉन में लिख दिया तो वो भी एक ही मतलब हुआ, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है ना, जैसे वहां पे 1 अपॉन करके लिख दिया, नो वरीज ऑफ इट। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया, तो प्लस क्या करेंगे? डी बाई डी टी, है ना, तो मतलब यहाँ पर ये कॉफिशिएंट ये था, तो मतलब +1/2, ठीक है, डी NH3 बाई डी टी, या फिर ऐसे लिख दीजिए डी NH3/2 डी टी, मतलब तो एक ही है। तो मतलब ऐसे आप पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन था, तो इसमें देखिए बोला क्या गया था, ये आपको रिएक्शन गिवन था, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आपको गिवन है, डिसअपीयरेंस ऑफ H2 का रेट आपको बताना है, क्योंकि आप देख रहे हैं अमोनिया बन रहा है लेकिन H2 क्या है? रिएक्टेंट है। तो इसका आपको रेट बताना है H2 के डिसअपीयरेंस का। तो कैसे बताएंगे? यानी कि आपको क्या बताना है? माइनस डी H2 बाई डी टी, यही बताना है, यही चीज बतानी है ना, देख लीजिए ये बताना है, विच इज इक्वल टू, जो कि आपका किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 3 है, इस अमोनिया में क्या है? 2 है, तो लिख सकते हैं ऐसे 3/2 डी NH3 बाई डी टी,
अब आप सोचोगे यहाँ पर हमने ये नाइट्रोजन क्यों नहीं लिया, ये सारी चीजें, ये रेट लिखने का तरीका है, ये सब कुछ हमने इक्वल कर लिया, ठीक है। नाइट्रोजन लेने का कोई फायदा नहीं था यहाँ पे, क्यों नहीं था, क्योंकि वैसे भी तो आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकालना है, और आपको गिवन क्या था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया गिवन था, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दिया गया था। तो आप जो है इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये आ गया आपका 3/2, है ना। अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना था, देखो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ यही है। डाल दीजिए यहाँ पे वैल्यू, सिंपल वैल्यू को रख देंगे, तो ये 2.5 इंटू 10⁻⁻5 इस चीज की वैल्यू लिख दी, DNH3/dt की वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻4। सॉल्व करके देखना, यही आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार चैट में बताएंगे, इज दिस क्वेश्चन क्लियर, रेट कैसे लिखते हैं, क्यों हमने क्या किया, एवरीथिंग क्लियर। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ, जो हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें क्या होता है और रेट लॉ क्या होता है। द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन in terms of the concentration of the reactants is known as the rate law। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन होता है, जिसको हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की टर्म में बताते हैं, उसी को रेट लॉ कहा जाता है। मेन चीज क्या है कि जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, so in this expression the rate of the reaction is proportional to the product of the molar concentration of reactants with each term raised to the power or the exponent that has to be found experimentally। यानी कि ये जितनी भी लाइन बोली, इसका सिंपल सा मतलब देखिए क्या है। जैसे आपके पास रिएक्शन है, मान लीजिए A plus B of B will give you product। तो यहाँ पर A और B आप देख सकते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को क्या करना है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आप क्या बोलेंगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाला जो A है उसकी कंसंट्रेशन, और ये वाला जो B है उसकी कंसंट्रेशन, है ना, A का कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, यही आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं ना यहाँ पे, These are raised to the power। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसमें क्या होता है, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन विद ईच टर्म रेज टू द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट दैट हैज टू फाउंड एक्सपेरिमेंटली। जैसे यहाँ पे रेज टू पावर में हमने ये x और y कर दिया, ठीक है। तो अगर आपके पास ये x और y जो है यहाँ पर हम पावर में इसको लिख देंगे, ठीक है। विच में, और देखिए क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट्स x एंड y आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली विच में और मे नॉट बी सेम एज द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सो अगर आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं रेट को इसके, तो देखिए जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये क्या लग जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपके पास ना कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो यहाँ पे लगा है ना, जो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा, इसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है, क्योंकि आप रेट ऑफ रिएक्शन में इस कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए आप इसको जो है रेट कांस्टेंट बोल देते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दो चीजें आपके सिलेबस में है, एक है आपके सिलेबस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा आपके सिलेबस में है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। इनके बारे में ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाली चीज आपको पता लग गई ना कि जो रेट है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेट है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
था या रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये पता होना चाहिए, है ना। तो उसमें बताया रिएक्टेंट्स जो है उनकी कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे पास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहां पर देखना, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी विल गिव यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो रेट ऐसे लिखेंगे, ये ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे x लिख रही हूँ, यहाँ पे y लिख रही हूँ, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a जो है वो x है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b जो है वो y है, और जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा आपके रिएक्शन का वो क्या आएगा? x प्लस y, है ना, x प्लस y। तो यानी कि आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये x और y आप क्या मानेंगे यहाँ पर, ये क्या थे? एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशंस इन द रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। देखिए जैसे जो हमारी रेट लॉ इक्वेशन थी, जैसे ये हमारी रेट लॉ इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सपोनेंट्स x और y है ना, इनकी जो वैल्यू है दैट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, दैट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में से ऐसा कौन सा वाला है जो कि आपका एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है ना। सो याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें से ये। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म, it is an experimentally determined term, remember। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ पर इसमें देखा ना, तो तभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन क्या बताई? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशंस इन द रेट लॉ इक्वेशन, इन योर रेट लॉ इक्वेशन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये पता लग गया ओवरऑल ऑर्डर कैसे बताएंगे, है ना। अब देखते हैं कुछ अदर चीजें हैं जो कि आपको माइंड में याद रखनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, मतलब इस टाइप से, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस टाइप से। सो जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है दैट इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है इसकी वैल्यू। Value of order of reaction noted down that can be positive, that can be negative, that can even be zero, or it can even be the fractional value. अब देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है? सो देखिए जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी होता है वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस जो कि क्या हुए? रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं जो कि किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या आयंस या जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, है ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन में, उसको हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोल देते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो कि इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से अलग बनाती हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पॉइंट दिमाग में रखेंगे, इट इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म, whereas molecularity of the reaction that is a theoretical quantity, that is a theoretical quantity, ठीक है। order of the reaction
it can be fractional, it can be zero as well. Whereas remember this thing, it cannot be zero or fractional. क्वेश्चन आ सकता है which of the following is correct statement about molecularity of a reaction, दे देंगे it can be zero, it can be fractional, इस टाइप से. सो याद रखिएगा it can not be zero और नेगेटिव और इवन फ्रैक्शनल. ठीक है, मॉलिक्युलरिटी हमेशा एक इंटीजर होगा, नेगेटिव में भी नहीं होगा, है ना. हमेशा कोई इंटीजर होगा, जैसे 1 2 3 इस तरीके से. जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने ले रही हूँ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एक एग्जांपल. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में मैंने बताया कि रिएक्टिंग स्पीसीज हमारा क्या होगा, एक ही होगा. जैसे मान लीजिए ये है N2O4, है ना, ये गैसियस फेज में है. तो यहां से अगर आपको मिल रहा है NO2 गैस, तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही है ना, इसमें एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज है, सिर्फ ये N2O4 है यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज. तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गया. राइट, दिस इज द यूनिमोलिकुलर. अब जैसे मान लीजिए मैं बाईमोलिकुलर का एग्जांपल लेती हूँ. जैसे ऐसे है 2HI विल गिव यू H2 गैस प्लस I2 गैस. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाईमोलिकुलर. कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैं इसमें, 2. तो ये क्या हो गया हमारा, बाईमोलिकुलर हो गया. ठीक है, फिर आता है हमारा जैसे ट्राईमोलिकुलर में. अगर हम देखें ट्राईमोलिकुलर में, जैसे हमारे पास में है NO प्लस O2, है ना, ऐसे है 2NO गैस प्लस O2 गैस विल गिव यू 2NO2, ऐसे है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, 3 हैं. तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, इट इज द ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन. इट इज ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन. इस तरीके से आपको बताना है सिंपली. सो अब आप देख सकते हैं मैंने आपको यूनिमोलिकुलर का बता दिया, बाईमोलिकुलर का भी, ट्राईमोलिकुलर का बता दिया. और ये दिमाग में रखनी है बातें कि कौन सा जीरो फ्रैक्शनल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है. मॉलिकुलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, याद रखिएगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा नेगेटिव हो सकता है ना, लेकिन मॉलिकुलरिटी हमारी नेगेटिव नहीं होगी. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं इसके लिए. जैसे मान लो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ जी कोई रिएक्शन है मान लीजिए, तो उसके लिए आप ये बोल देंगे, जैसे अगर ऐसे है रेट इज इक्वल टू KO3 और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 2 है और यहाँ पे O2 है और एक्सपोनेंट -1 है, मतलब x और y की जो वैल्यूज हैं. तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू O2 वो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर जो है विद रिस्पेक्ट टू O2 वो क्या लिखा मैंने, -1. ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस O2 क्या लिखा, -1. तो मतलब ये नेगेटिव हो गया हमारा, तो नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, सो ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया. अब आता है नेक्स्ट, जैसे अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं हमारे, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है ना, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो चलिए इसको देख लेते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे डिफरेंट हो सकते हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे. जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में. ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो द रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, द रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन.
ये चीज यहाँ पर मेन आती है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो वो कौन सा होता है आपका, वो होता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके ऊपर ना, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन आपका डिपेंड ही नहीं करता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि आपके पास है H2 plus Cl2 will give you 2HCl, इस तरीके से अगर आपके पास में है, ठीक है। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। अदर आप देखते हैं जैसे ये अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया जो है इसको हीट कर रहे हैं और प्लेटिनम की प्रेजेंस में यहाँ पे आपको मिल रहा है N2 plus H2, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये नोट कर लीजिए। जैसे डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन में आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द rate of the reaction remains independent of the concentration of the reactant, then answer आप क्या टिक करेंगे, आप बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अब देखिए यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। तो मान लीजिए ए आपका रिएक्टेंट है और आपको मिल रहा है कोई प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप T इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक तो आप कंसीडर करते हैं T इज इक्वल टू 0 के ऊपर, एक आप कंसीडर करते हैं T इज इक्वल टू T सेकेंड के ऊपर, है ना। दो बातें आपने ली, एक तो टाइम 0 है, एक कुछ भी उसकी वैल्यू है, मतलब कुछ भी उसकी वैल्यू है T इज इक्वल टू T सेकेंड, जितना मर्जी सेकेंड, जैसे 4 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी है ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अगर कंसेंट्रेशन लिखते हैं मान लो, तो इसके लिए आपने लिख ली कि A के लिए लिख दिया कि A है और प्रोडक्ट लिख दिया 0 है ना। ये प्रोडक्ट यहाँ पर T इज इक्वल टू 0 के ऊपर तो 0 था, है ना, यहाँ पे 0 तो नहीं रहेगा। अब अगर T इज इक्वल टू T सेकेंड के ऊपर आप बोल रहे हो तो वहाँ पे 0 तो नहीं रहने वाला, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए आप ले लेते हैं एक्सिस को, यहाँ पे हम इसको मान के चलते हैं x। तो आप जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसको कैसे लिखेंगे, हाउ यू विल राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, माइनस dA/dt इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि हम करते क्या हैं, d/dt की टर्म में लिखेंगे। रिएक्टेंट आपका, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन घटती है ना, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, राइट। और आपको क्या बताया था, इज इक्वल टू के, के क्या होगा यहाँ पे, वो रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट, और ए का कंसेंट्रेशन, ऐसे लिखेंगे, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या करेंगे, हमें क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन लिखना होता है। और अगर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हम यहाँ पे कंसेंट्रेशन जो रेट लॉ एक्सप्रेशन था उसमें भी मैंने आपको बताया प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन लिखते हैं या रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन लिखते हैं। और यहाँ पे 0 क्यों लगाया, क्योंकि आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर। सो इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इतना चीज जो हमने इसके लिए लिखा, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। तो मतलब अगर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए जो मैं रेट लॉ लिखूंगी वो कैसे लिखूंगी, क्योंकि देखिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग बताया कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहां से आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को क्या करेंगे, रिमूव,
तो के आपका यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, आपको बताया ना। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख दूंगी मैं। अब यहाँ पे 0 लिखा क्योंकि मेरा 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक आप सिर्फ ध्यान में रखिए। पहले तो ये जो आपको बताया dA/dt इज इक्वल टू के, मतलब ये हमने कुछ भी नहीं, सिंपल जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है ना, उसको कैसे लिखेंगे यही यहाँ पे चेक किया है। अब dx/dt की टर्म में लिखना है तब भी वैसे ही आ जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू आगे वाली चीज सेम। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे तो इससे पहले वाला जो आपको बताया वो क्या बताया था, दैट इज -dA/dt इज इक्वल टू ये वाली चीज थी, है ना। इतना चीज तो वहां पे आपको क्लियर हो गया था, ये हमने लिख दिया था, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए अगर मेरे को ये लिखना है यहाँ पे, इफ आई हैव टू राइट दिस थिंग, मतलब -dA इसका कंसेंट्रेशन, तो देखिए ध्यान से देखना, इसको क्या मैं यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई में कर सकती हूँ, इसके साथ कर दिया, है ना। तो क्या आ जाएगा ये kdt करके आ गया, kdt करके आ गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है बात की, जो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो क्या आ जाती है लास्ट में, जो आपकी यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ना, वो क्या आती है। और उसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि रेट कांस्टेंट हमारा क्या आता है यहाँ पे इक्वेशन, ये जो यहाँ पे के आया ना मेरा, ये क्या आया, दिस इज द रेट कांस्टेंट, है ना, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये नोट करेंगे। और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हमारे पास आती है ना, इसको नोट करेंगे। तो यहां पर देखिए है क्या, सिंपल सी बात है कि एक तो आपने यहां पर कंसंट्रेशन लिख ली, किसके ऊपर, टी टाइम के ऊपर, एक तो आपने टी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन लिख दी, है ना। तो मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखूंगी, ए मतलब टी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन लिख दी मैंने यहाँ पर, ए की कंसंट्रेशन टी टाइम के ऊपर, एक टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर मैं बात करूंगी, तो उसके लिए मैं ए नॉट लिख दूंगी, मान लो, है ना। यहाँ पे रिएक्टेंट मेरा ए है, रिएक्टेंट क्या था, ए था, ठीक है। तो एक तो टाइम टी के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, और एक मैं टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे 0 लिख दिया, सिंपल है। इज इक्वल टू ये हमारा किसके इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू योर के टी, विच इज इक्वल टू के टी, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लिखा, अब अगर मान लीजिए इसी बात को मैं रीअरेंज कर देती हूँ, तो रीअरेंज करके मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये जो नीचे वाला इक्वेशन है ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये जो नेगेटिव साइन है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस सिर्फ इतना सा है, नेगेटिव साइन को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और इक्वल टू के आगे यहाँ पर हमने इस पॉजिटिव को शिफ्ट कर दिया यहाँ से, सिंपल, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे पास आती क्या है, और इस गिवन रिएक्शन के लिए हमने किस तरीके से लिखी। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा के होता है, यानी कि जो रेट कांस्टेंट होता है, उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट में आपको कुछ नहीं करना है, मतलब इन अदर वर्ड्स में इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर मैं ए नहीं मान के चलती हूँ रिएक्टेंट को, सिंपल मैं बोलती हूँ कि आर से मेरे को प्रोडक्ट मिला, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिला, तो तब कैसे लिखेंगे इसको, अब आपको समझ में आएगा। तब हम कैसे लिखेंगे के को, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर की कंसेंट्रेशन बाय टी, है ना, इसी तरीके से लिखना होता है। जैसे यहाँ पे मैं रिएक्टेंट ही है ये, है ना, जो यहाँ पर ए है वो बेसिकली रिएक्टेंट ही है और कुछ नहीं है। सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको बताई यहाँ पे, और ये जो बॉक्स के अंदर एनक्लोज करके लिखी है ना इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। और किस रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और रेट कांस्टेंट जो लिख रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
अब एक आपका मेन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, उसकी बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही हाफ लाइफ पीरियड, जीरो ऑर्डर के लिए ही हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है आपका? इट इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट। ये वो टाइम है जिसमें जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो अपना इनिशियल कंसंट्रेशन से आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो जो टी हाफ होता है ये उसका फॉर्मूला होता है, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये आप नोट कर लेंगे कि ये आपको पता ही है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो के है वो क्या है? रेट कांस्टेंट। कंप्लीट। तो ये फॉर्मूला किसका था? हाफ लाइफ पीरियड का। तो ये आपको क्या बताई? अभी इक्वेशन बताई यहाँ पे, है ना, इक्वेशन बताई। तो अब इसके ग्राफ देखिए आप यहाँ पे जरा, ग्राफ्स फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखना। एक तो कंसंट्रेशन है T इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, है ना, जो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट यहाँ पर A है, नेवर कंफ्यूज इन दिस इक्वेशन, ठीक है, वो शो कर रहे हैं। एक शो कर रहे हैं आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन T इज इक्वल टू कोई भी टाइम है उसके ऊपर, है ना, T इज इक्वल टू जीरो नहीं है। तो ये जो इस ग्राफ की स्लोप आती है ये इस माइनस के बराबर होती है ना, स्लोप ऑफ द ग्राफ जो होगी ये इस माइनस के बराबर होगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ना, ये जो मैं हाफ लाइफ जो यहाँ पे लिख रही थी, हाफ लाइफ पीरियड दैट इज टी हाफ, इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसे बनता है? तो देखिए टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ही हम वो ले रहे थे, ए नॉट ले रहे थे, है ना, जो कि आप किस पे ले रहे थे? टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो देखिए क्या आ जाएगा ये आपका, यहाँ पे स्लोप क्या होगा आपका? यहाँ पे स्लोप क्या होगा? 1/2 के, है ना, क्योंकि ये देखिए जो आपका ये वाला फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का, इंपॉर्टेंट है, क्या था? A0/2 के, है ना, तो अपॉन में था, तो स्लोप क्या आ जाएगा? 1/2 के आ जाएगा यहाँ पे इस ग्राफ का। तो ये ग्राफ भी आपको एक बार देख लेने हैं किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखिए जो अभी आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताया उसमें क्या बताया कि जो रेट होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ध्यान में रखना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि ये वाला रिएक्शन है N2O5, अगर ये NO2 और O2 देता है, या फिर H2O2 आपका ये H2O प्लस O2 देता है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना, जब इसकी जो आपके पास H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है, इसकी जब डीकम्पोजिशन हो रही है, जब ये टूट रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऑल रेडियोएक्टिव डिके जो है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट? तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब इसके लिए भी अगर लिखते हैं वैसे ही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो इसके लिए भी कैसे आ जाएगा? वहां पे क्या लिख रहे थे आप? माइनस DA, बाकी सारी चीज देखो सेम है वैसी, T इज इक्वल टू जीरो, T इज इक्वल टू T सेकेंड के ऊपर सेम वैसी ना। यहाँ पे DA/dt इज इक्वल टू K, है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A जो है। वहां पे हम ना रेज टू पावर में ऐसे जीरो लिख रहे थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसके लिए देखते हैं इंटीग्रेटेड
रेट इक्वेशन। तो ये बनती है इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है, ये देख लीजिए, ये इसके लिए है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जो पहले वाली थी ना उसी से रिलेट करके आप याद रखिए, जो फर्स्ट वाली थी, ठीक है। बस इसमें फर्क क्या है, इसमें ये नेचुरल लॉग आ जाता है, एल एन, दैट इज द नेचुरल लॉग, है ना, बस ये है। तो जो पहले वाली आपको करवाई ना जीरो ऑर्डर वाली, उससे रिलेट करिए इसको, इसमें नेचुरल लॉग आ जाता है बस। अच्छा, इसकी जो लॉगरिदमिक जो फॉर्म है, लॉग की फॉर्म में जो रहता है, या फिर ये वाला जो है क्या है, के है, तो रेट कांस्टेंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपको पीछे वाले में बताया ना मैंने रेट कांस्टेंट, और इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन थी वो सेम वैसे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट के है उसको कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 2.303, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई 80। एक तो कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और एक t इज इक्वल टू t सेकेंड के ऊपर। तो ये जो ए नॉट है ना, ये ऊपर आएगा, 80 नीचे आएगा, डिवाइडेड बाय में आएगा। तो ये आप इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आप लॉग की फॉर्म में लिख रहे हैं, और साथ ही साथ ये क्या हो गया, आपका रेट कांस्टेंट हो गया। जैसे मैंने रेट कांस्टेंट आपको जीरो ऑर्डर के लिए कैसे बताया था, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाय टी, वही था। अब इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी देख लिया हमने, इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन थी, रेट कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं ये भी देख लिया। अब देखते हैं इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये नोट करिए, फॉर्मूला नोट करिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, इंपॉर्टेंट, 0.693 बाई के। Which of the following, question, which of the following is the correct equation for the half life period for a first order reaction? So that is 0.693 by K. Then चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसके लिए ग्राफ्स, जैसे हमने जीरो वाले के लिए देखा, इसके लिए भी देख लेते हैं, है ना। तो जैसे उसके लिए था वैसे ही आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे नेचुरल लॉग की फॉर्म में थी जो आपका जो इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन था, है ना, और टी हाफ इसकी टर्म में। तो ये 80 आपका बता रहा है ना, और टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेचुरल लॉग है, एल एन है आपका। अच्छा, एक तो आपका इनिशियल भी था ना, इनिशियल जो कंसेंट्रेशन है, तो वो यहाँ पे बताया गया है, नेचुरल लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन। और ये आपका जो माइनस के है ना इसमें, ये क्या बताएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ को बताएगा। माइनस के क्या बताएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ ग्राफ को। अच्छा, अब टी हाफ के लिए भी अगर ग्राफ बनाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इस एक्सिस के ये वाली चीज बिल्कुल पैरेलल, ये टी हाफ, यहाँ पे इनिशियल कंसेंट्रेशन, कंप्लीट। अब एक इक्वेशन बताती हूँ मैं आपको ना, जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होता है फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये फॉर्मूला नोट करिए, के लिए इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, एक दो बार आप पढ़ना, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए माइनस x2। जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया उसी से रिलेटेड है, देखो, जो के लिए आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो क्या बताया, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट बाय
log of R naught by R, है ना। यहाँ पर ये जो R है ये रिएक्टेंट है, या हम रिएक्टेंट की जगह पे जो A मान के चल रहे थे सेम ही बात है। एक क्वेश्चन देखते हैं फिर क्लियर होगा आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए फिर क्लियर होगा कैसे यूज करना है, क्या करना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन द 72 मिनट। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बोला गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई आपका 75% कंप्लीट हो रहा है 72 मिनट में। तो अगर इसका 50% कंप्लीशन होना है तो कितना टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल्स में। इसके 50% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है, ठीक है। 75% कंप्लीशन का आपको दे दिया टाइम। तो देखिए फॉर्मूला देखिए, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ, मतलब जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके पास ना ऐसे बताया गया होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो गई और ऐसे बोल दिया गया कि हाँ जी इतना कंप्लीशन होने के लिए इतना टाइम लग रहा है, और कोई दूसरी बात पूछ ली कि इतना परसेंट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आप इस टाइप का फॉर्मूला ये यूज करेंगे 100 बाय लॉग ऑफ, बाकी सारी चीज वैसी ही थी, ये याद रखना है 100 बाय 100 माइनस एक्स, है ना, लॉग ऑफ 100 बाय 100 माइनस एक्स। अब देखिए क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303, राइट। कितना परसेंट कंप्लीशन, 75% कंप्लीशन इन 72 मिनट। तो टाइम कितना दिया है हमें 72, पुट कर दिया यहाँ पे 72 लॉग ऑफ अच्छा डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स, ठीक है, 100 माइनस एक्स। तो अब आप x कैसे निकालेंगे ये चीज में आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए 100 माइनस एक्स जो आपके पास ना गिवन है, इसीलिए जब ऐसे परसेंट में अगर पूछा गया ना, इसीलिए ऐसा फॉर्मूला यूज करना है। तब मैं ये आपको बता रही थी, देखिए अगर 75% कंप्लीशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 75, मतलब x की जगह पे जितना भी परसेंट कंप्लीशन दिया गया है वो आपको लिखना होता है, राइट। तो फॉर्मूला याद हो गया, कब यूज करना है, कब क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स कब यूज करना है, राइट। तो क्या आ जाएगा आपका 100 माइनस 75 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी k की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है, तो आपकी k की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, निकल गई। अब आपको क्या करना है, आपको बोला गया है कि बताइए हाउ लॉन्ग टाइम, टाइम निकालने को बोला गया है 50% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा, 50% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम t आपको निकालना है, जिसके लिए क्या होगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाय k लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स। क्या किया मैंने यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं किया, जो पहली वाली इक्वेशन थी उसी को ही कर दिया रीअरेंज। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये था ना, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, अब k तो मेरे पास निकल गया, k निकल गया, तो k की सहायता से अब मैं इस t को निकाल सकती हूँ, इसीलिए तो मैंने k निकाला, ताकि मैं इसकी हेल्प से अगली चीज निकाल दूं जो मेरे को निकालने को बोला गया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, दिखेंगे ध्यान से, ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसी को ही रीअरेंज किया है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया है। देखिए t निकालना था, ठीक है, तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, 2.303 बाय k लिख सकते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाय k करके, है ना, लिख दिया, लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा x की वैल्यू क्या आएगी, दूसरा परसेंट क्या बोला है मुझे यहाँ पे, 50% कंप्लीशन की बात कर रहा है, 50% कंप्लीशन की बात हो रही है, तो दूसरा जो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50 आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, देखिए t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k, अब तो निकल गया, अब तो आसान हो गया, 0.019, ठीक है।
क्या आ जाएगा आपका log ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स। कितना परसेंट बोला गया, देखिए कितना परसेंट कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, 50% कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 100 माइनस 50। ठीक है, तो आ जाएगा log ऑफ 100 बाय 50, सॉल्व करेंगे 36 मिनट आंसर आ जाएगा, 36 मिनट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, फर्स्ट ऑर्डर में से, है ना। तो ये आपको इस तरीके से हैंडल करने हैं, मतलब ऐसे 75% इतने में, तो पूछ लेंगे कि इतना परसेंट कितने में होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। सो कल आपका ये कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। अब ये सिर्फ आधे घंटे का टाइम है इसमें ना, मतलब 30 मिनट्स लगेंगे, या मोस्ट प्रोबेबली 20-25 मिनट्स इस चैप्टर को लगेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 20 या 25 मिनट। ठीक है, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे अगले लेक्चर में, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे 1 शॉट में ही। सो तब तक आप इतना रिवाइज कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय।